दोस्तों, आज का क्लास है टेक्स का। और टेक्स क्लास किसके लिए है? क्लास 11 के लिए। अगर आप बंगाल बोर्ड के अंदर WBCHSC के अंदर क्लास 11th में कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए क्लास है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको आज का इंट्रोडक्शन क्लास पूरा ही समझ में आ सके, क्योंकि आज टेक्स का फर्स्ट क्लास है। आपके बुक में जो CSTX होता है, जिसे हम कॉस्ट एंड टेक्स बोलते हैं, तो उसमें जो कॉस्ट का पार्ट है वो तो हम अभी नहीं करा रहे हैं, लेकिन अभी जो टेक्स का पार्ट है वो पूरा हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन हाँ, आज का इंट्रो वीडियो है यानी इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो आपके लिए आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि आपके दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा तो आपके दोस्त भी उससे लाभ उठा पाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर टैक्स का मीनिंग क्या होता है, टैक्स का मतलब क्या होता है। पहले सिंपल से बता दें आपको कि यहाँ पर टैक्स का मतलब क्या होता है। टैक्स एक ऐसा मतलब कर है, ऐसा मतलब चार्ज है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। किस पे लगाया जाता है? हम लोग आम इंसान पे लगाया जाता है, कंपनी पे लगाया जाता है, ठीक है, फर्म पे लगाया जाता है। तो हमारे जैसे लोगों पे लगाया जाता है टैक्स। हाँ, देश में बहुत सारे कंपनी है उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, बहुत सारे फर्म है उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। तो टैक्स यहाँ पर जो लगाया जाता है वो पर्सन के ऊपर लगाया जाता है। पर्सन का मीनिंग क्या होता है वो आगे हम समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर टैक्स का मतलब क्या होता है। जो वर्ड टैक्स है उसे ड्राइव किया गया है एक लैटिन वर्ड से। कहाँ से ड्राइव किया गया है? एक लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है, जो कि है टेक्सो। ठीक है, क्या है? टेक्सो। जो टेक्स वर्ड है वो ड्राइव किया गया है लैटिन वर्ड से, जिसका नाम है टेक्सो। याद रखिएगा, आपके MCQ में पूछा जा सकता है कि जो टेक्स वर्ड है वो कहाँ से ड्राइव किया गया है। तो वर्ड टेक्सो से ड्राइव किया गया है। कौन सा वर्ड? लैटिन वर्ड। टेक्सो जो वर्ड है कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। ठीक है, और जो टैक्स है वो एक फाइनेंशियली मैंडेटरी चार्ज है। क्या है? मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज है, जो कि लेवी किया जाता है टैक्स पेयर पे। टैक्स पेयर कौन होता है? चाहे वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, चाहे वो एक लीगल एंटिटी भी हो सकता है। ठीक है, इसको इम्पोज कौन करता है, मतलब टैक्स लगाता कौन है? तो टैक्स लगाता है गवर्नमेंट। एग्जाम्पल के तौर पर अभी हमारा गवर्नमेंट में मोदी जी बैठे हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी हैं। ये लोग क्या करता है? टैक्स का यहाँ पर रूल रेगुलेशन बना के लोगों पे टैक्स को थोप देता है, यानी इम्पोज कर देता है कि आपको टैक्स इतना रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, उस हिसाब से क्या करता है, जितने इंडिविजुअल होते हैं हमारे देश के लोग होते हैं और हमारे देश की जो कंपनियां होती है, ये क्या करती है? टैक्स पे करती है। और उसी टैक्स के पैसे से हमारा जो गवर्नमेंट है वो क्या करता है? देश को चलाता है, देश को रन करता है, देश के सिस्टम को चलाता है, देश के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे ठीक करता है, स्कूल बनाता है, ब्रिज बनाता है, रोड बनाता है। ठीक है, एयरपोर्ट बनाता है, बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है वो सब करता है उसी के पैसे से। मेन सोर्स जो गवर्नमेंट का होता है इनकम का, वो टैक्स ही होता है। ठीक है, टैक्स भी दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। हम उसे आगे समझने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि टैक्स का मतलब क्या होता है। तो टैक्स का मतलब आपको हमने समझा दिया कि टैक्स एक लैटिन वर्ड से आया है। सबसे पहला चीज आपको ध्यान होना चाहिए कि टैक्स कहाँ से आया है? एक लैटिन वर्ड से आया है, और उस लैटिन वर्ड का नाम क्या है? टेक्सो। ठीक है, टैक्स एक मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज है। क्या है? टैक्स एक मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज है। आपको एकदम याद होना चाहिए कि टैक्स क्या है? एक मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज है, जो कि इम्पोज होता है टैक्स पेयर पे। और टैक्स पेयर होता कौन है? टैक्स पेयर इंडिविजुअल भी होता है और लीगल एंटिटी भी होता है। ठीक है, इंडिविजुअल का मतलब हम लोग जैसे इंसान, और लीगल एंटिटी का मतलब होता है कंपनी। ठीक है, किसके द्वारा टैक्स लगाया जाता है? तो गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा लगाता है। गवर्नमेंट क्यों लगाती है टैक्स? इसलिए लगाती है ताकि देश के जो भी खर्चे हैं उसे उठाया जा सके। यानी देश में बहुत सारे खर्चे होते हैं, रोड बनते हैं, ब्रिज बनते हैं, स्कूल बनते हैं, तो ये सब में खर्चा आता है। तो सरकार कहाँ से खर्चा करेगी? सरकार के पास पैसे तो है नहीं, तो सरकार क्या करती है? टैक्स के रूप में लोगों से पैसे लेती है और उसी पैसे से अपना देश चलाती है। जिस तरह हमारे इनकम से हमारा घर चलता है, उसी तरह सरकार का इनकम टैक्स है और उससे उसका देश चलता है, यानी हमारा देश चलता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर टैक्स का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नीड ऑफ टैक्सेशन, यानी टैक्स जो है उसका नीड्स यानी जरूरत क्यों पड़ी, टैक्स लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, टैक्स लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसे समझना बहुत जरूरी है। ऐसे देखा जाए तो आपको हम समझा चुके हैं कि टैक्स क्यों लगाया जाता है। जैसे कि हमने बताया आपको कि रोड बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए, होटल बनाने के लिए, रेस्टोरेंट बनाने के लिए, रेस्टोरेंट होटल नहीं बनाने के लिए, मतलब वो तो प्राइवेट में चला गया, गवर्नमेंट भी बनाती है, बट ठीक है, यहाँ पर जो मेन काम है वो एजुकेशन के लिए है। यहाँ पर और ब्रिज हो सकता है, रोड हो सकता है, रोड बनता है, ब्रिज बनता है, स्कूल बनता है। ये सब खर्चा कहाँ से आता है? सब टैक्स के पैसे से आता है। ठीक है, तो जो जरूरत है टैक्स का वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सरकार जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर सके, एजुकेशन को बढ़ावा दे सके, हेल्थ पे काम कर सके, हॉस्पिटल बना सके, मिलिट्री पावर को बढ़ा सके, हमारा मिलिट्री का बजट बढ़ा सके, डिफेंस एंड अदर ऑपरेशन ऑफ द गवर्नमेंट इटसेल्फ, मतलब डिफेंस हो गया, इसके साथ और सारे ऑपरेशन, गवर्नमेंट का ऑपरेशन हो गए, उसमें पैसा लगा सके। इसके लिए सरकार क्या करती है? टैक्स को कलेक्ट करती है, और हम लोग का भी दायित्व बनता है कि हम लोग ईमानदारी से टैक्स दें। आपको बता दें कि अगर आपके घर में कोई भी इनकम कर रहा है, चाहे वो सैलरीड पर्सन हो, चाहे वो बिजनेस का पर्सन हो, चाहे वो बिजनेस करता हो, चाहे वो जॉब करता हो, उसको तो इनकम जरूर होता होगा। तो आप उससे जरूर बोलना कि अगर आपका इनकम टैक्सेबल लिमिट के बाहर जाता है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, उनको भी बताना, उनको भी अवेयरनेस लाना, ताकि टैक्स ज्यादा से ज्यादा लोग दें और ज्यादा से ज्यादा हमारा देश तरक्की करे। ठीक है, इसको अगर पढ़ते हैं तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है
प्राइमरी एम इज टू रेज रेवेन्यू टू फंड गवर्नेंस ऑफ द नेशन। ठीक है, सिंपल से लिखा हुआ है। दूसरा लिखा हुआ है मनी रेज बाय टैक्सेशन टू कैरी आउट मेनी फंक्शन सच एज, नीचे दिया हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, मिलिट्री, डिफेंस, ये सब चीज में खर्चा करता है सरकार। तो जो टैक्स का जरूरत होता है वो किस लिए होता है, ताकि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर सके, एजुकेशन पे काम कर सके, हेल्थ पे काम कर सके, मिलिट्री का जो बजट है वो बढ़ा सके, मिलिट्री पे ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा कर सके ताकि हमारा देश ताकतवर हो। ठीक है, किसी से डरे नहीं हमारा देश, तो कहीं ना कहीं उस पर खर्चा करना पड़ता है, ज़्यादा हथियार खरीदना पड़ता है, तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो ये सब सारे जो टैक्स के पैसे होते हैं वहीं से ये सब सामान खरीदा जाता है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है चार्जिंग सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स। जो इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है सेक्शन 4 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर। किसके अंदर दिया हुआ है, एक हमारा इनकम टैक्स एक्ट है 1961। क्या है, इनकम टैक्स एक्ट है 1961, उसका जो सेक्शन 4 है उसके अंदर एक टॉपिक दिया हुआ है चार्जिंग सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स। चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है, चार्जिंग सेक्शन यहाँ पर क्या बोलता है, आपका जो इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन बोलता है कि किसी भी पर्सन को, कोई भी इंडिविजुअल के किसी भी पर्सन को, अगर उसका जो इनकम है, अगर जो उसका इनकम है वो प्रिस्क्राइब्ड इनकम से, यानी जो इनकम प्रिस्क्राइब किया गया गवर्नमेंट के द्वारा कि इतना अमाउंट तक आपको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है और इतना अमाउंट देने के बाद आपको टैक्स देने की आवश्यकता है, तो वो अगर अमाउंट एक्सीड कर जाता है तो आपको टैक्स देने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो चार्जिंग सेक्शन में लिखा हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए अगर सरकार बोल रही है कि 2.5 लाख तक अगर आपकी इनकम पर टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है एक इंडिविजुअल को, ठीक है, और 2.5 लाख के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो आपको उसके हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। जैसे कि आपको प्रैक्टिकली बताएं हम, तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई इंसान 2.5 लाख रुपए तक कमाता है तो उसको कोई टैक्स भरने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, हमारा जो इनकम टैक्स बोलता है कि अगर कोई इंडिविजुअल अगर 2.5 लाख तक, अगर मैंने 2.5 लाख तक अगर इनकम कर रहा है ईयरली, ठीक है, तो उसे कोई भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है, ना ही उसको कोई टैक्स भरने की आवश्यकता है। ठीक है, और टैक्स रिटर्न फाइल भी करने की आवश्यकता नहीं है, बट हाँ चाहे तो कर सकता है, बट उसे उसके लिए मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। लेकिन अगर आपका इनकम अगर 2.5 लाख से यानी 2.5 लाख से एक्सीड कर रहा है, यानी ऊपर जा रहा है, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मैंडेटली आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। भले ही आपने देखा होगा कि लोगों के पास 10 लाख इनकम होता है तभी भी वो फाइल नहीं करते हैं, बट वो तो चलता ही है, वो तो मतलब थोड़ा सा चोरी छुप कर लोग करते ही हैं। बट जो लॉ बोलता है उसके अकॉर्डिंग अगर आपका इनकम 2.5 लाख से ऊपर हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए साफ साफ बोल भी रहा है कि एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम द प्रीवियस ईयर एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट व्हिच इज नॉट चार्जेबल टू द इनकम टैक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए अभी जो हमारा साल चल रहा है वो कौन सा साल चल रहा है, 22-23 चल रहा है। ठीक है, तो 22-23 चल रहा है, तो 22-23 हमारा साल है, इसके पीछे कौन साल था, 21-22 था, तो 21-22 में मान लीजिए 21-22 में अगर हम यहाँ पर 2.5 लाख तक इनकम कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, कोई भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 2.5 लाख से अगर थोड़ा सा भी, 2.5 लाख से थोड़ा सा भी एक्सीड कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर मैंडेटली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा और उस पर आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। हाँ, बट अलग बात है कि यहाँ पर 5%, यहाँ पर 5% बोल रहे हैं, यहाँ पर 12,500 का जो रिबेट है वो मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं 5 लाख तक एग्जाम्प्ट हो जाता है। ठीक है, बट वो अलग कंसेप्ट है, वो आपके सिलेबस में भी नहीं है, तो उसमें दिमाग लगाने की नहीं है। ठीक है, आपको अभी सिंपल से समझना है कि चार्जिंग सेक्शन होता क्या है। चार्जिंग सेक्शन का सिंपल सा मतलब है कि आपका अगर जहां तक एग्जाम्प्ट किया गया सरकार के द्वारा, सरकार बोला है कि आपको 2.5 लाख तक यहाँ पर टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है, तो आपको 2.5 लाख तक टैक्स नहीं देना है। उससे ऊपर अगर इनकम आपको जाता है तो आपको टैक्स भरना है। सिंपल सही बात बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला कंसेप्ट है यहाँ पर पर्सन। पर्सन दिया हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज 31 के अंदर। सेक्शन 2 क्लॉज 31 के अंदर दिया हुआ है हमारा सेक्शन। आपको एग्जाम में एमसीक्यू में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पर्सन का सेक्शन क्या है। जो पर्सन को डिफाइन किया गया है वो कौन सा सेक्शन में डिफाइन किया गया है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के कौन सा सेक्शन में पर्सन को डिफाइन किया गया है, तो पर्सन को यहाँ पर डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 31 के अंदर। किस एक्ट के अंदर, इनकम टैक्स एक्ट 1960 एक्ट के अंदर। ठीक है, 1961 के अंदर, एक्ट के अंदर नहीं, 1961 के अंदर। आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि पर्सन का डेफिनेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो आपको हमने ऊपर भी बोला था कि जो टैक्स लगाया जाता है किसके ऊपर लगाया जाता है, पर्सन के ऊपर लगाया जाता है। किसके ऊपर लगाया जाता है, पर्सन के ऊपर लगाया जाता है। तो टैक्स लगाया जाता है वो पर्सन के ऊपर लगाया जाता है। तो पर्सन में कौन कौन आएंगे, पर्सन में कौन कौन आएंगे, क्या हम आएंगे, क्या आप आएंगे, क्या कंपनी भी आएगा, क्या पार्टनरशिप भी आएगा, क्या एच भी आएगा, तो यही देखने वाले हैं कि यहाँ पर पर्सन में कौन कौन आता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो पर्सन का डेफिनेशन है उसमें कौन कौन इंक्लूड है। तो आइए देखते हैं। पर्सन इंक्लूड्स एच का मतलब होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। बगल में आप लिख कर रखिएगा फुल फॉर्म। एच का फुल फॉर्म होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। कंपनी, एक कंपनी भी आता है पर्सन के अंदर, यानी जो टैक्स लगाया जाता है किसके किस ऊपर लगाया जाता है। अगर आप एच खोल रहे हैं तो एच के अंदर भी टैक्स लगाया जाता है। अगर आप कंपनी खोल रहे हैं तो कंपनी के ऊपर भी टैक्स लगेगा। अगर कोई फर्म खोल रहे हैं मतलब पार्टनरशिप खोल रहे हैं तो उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। पार्टनरशिप में चाहे वो एलएलपी ही क्यों ना हो उस पर भी टैक्स लगेगा। ठीक है, एओपी पे भी टैक्स लगेगा। एओपी क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन,
क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है। फिर होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल अगर कोई ओपन कर रहा है तो उस पर भी टैक्स लगेगा। एवरी लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी का मतलब होता है जैसे कि केएमसी हो गया, कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये लोकल अथॉरिटी हो गया, ठीक है। एवरी आर्टिफिशियल एंड ज्यूरिस्टिकल पर्सन, ठीक है। तो एवरी आर्टिफिशियल एंड ज्यूरिस्टिकल पर्सन, इसके ऊपर भी क्या होता है, यहाँ पर टैक्स लगता है, मतलब ये भी पर्सन के डेफिनेशन में कवर होता है। तो सबसे पहले आपके एग्जाम में सीधे सीधे 4 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछ लेगा कि पर्सन का डिफाइन क्या है, पर्सन का डेफिनेशन क्या है, पर्सन को डिफाइन करें, ठीक है। तो पर्सन का डेफिनेशन अगर आपसे पूछता है तो आपको लिखना है एज पर सेक्शन 2(31) और उसके बाद लिख देना है पर्सन इंक्लूड्स एचयूएफ कंपनी फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी एंड एओपी एंड बीओआई एवरी लोकल अथॉरिटी एंड एवरी आर्टिफिशियल ज्यूरिस्टिकल पर्सन, ठीक है। तो ये सब चीज लिखना है आपको। लेकिन नीचे यहाँ पर 2 पॉइंट दिया हुआ है, एओपी का मतलब होता है इंडिविजुअल अदर देन इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब क्या होता है यहाँ पर, जैसे कि अगर एसोसिएशन ऑफ पर्सन हमें बनाना है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन अगर हमें बनाना है तो ऐसा भी हो सकता है कि उसमें एक मैं शामिल हूँ, ठीक है, और एक आप शामिल है, और उसमें एक रिलायंस कंपनी भी शामिल है, ठीक है। उसका मतलब क्या हुआ कि एक इंडिविजुअल भी उसको खोल सकता है, और यहाँ पर एक इंडिविजुअल और एक यहाँ पर दूसरा कोई एंटिटी भी मिलकर साथ में एओपी खोल सकता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन खोल सकता है। यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन में इंडिविजुअल भी हो सकता है और नॉन इंडिविजुअल भी हो सकता है। क्या हो सकता है, एओपी में इंडिविजुअल भी हो सकता है और नॉन इंडिविजुअल भी हो सकता है। मतलब एक रिलायंस कंपनी भी एओपी में आ सकता है, इंक्लूड हो सकता है, ठीक है। बट वही बात करें बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की, तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल नाम से ही पता चल रहा है कि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल यानी इंडिविजुअल का बॉडी, ठीक है। यानी सिर्फ और सिर्फ इसमें इंडिविजुअल ही होंगे, इसमें आपको अदर देन इंडिविजुअल नहीं मिलेगा या फिर नॉन इंडिविजुअल नहीं मिलेगा, इसमें ओनली इंडिविजुअल ही होगा। तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जो होगा वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जो होगा वो ओनली इंडिविजुअल के द्वारा ओपन किया जाएगा। बट एओपी जो होता है उसमें इंडिविजुअल भी शामिल हो सकते हैं और नॉन इंडिविजुअल भी शामिल हो सकते हैं, ठीक है। ये जो पर्सन का डेफिनेशन है इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी बनता है, आगे हम क्वेश्चन कराएंगे, वहां से आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी आएगा कि यहाँ पर एचयूएफ किसे बोलते हैं, फर्म किसे बोलते हैं, एओपी किसे बोलते हैं, बीओआई किसे बोलते हैं। जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। और आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ वहाँ बताएंगे हम, ठीक है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। जैसे कि आपको हमने बताया था कि एक टेक्स्ट है और टेक्स्ट में कुछ टर्मिनोलॉजी को जानना पड़ता है, कुछ शब्दों को समझना पड़ता है। तो उसी में एक और शब्द है प्रीवियस ईयर, ठीक है। जैसे कि हमने पर्सन के शब्द को समझा, उसी तरह हम प्रीवियस ईयर के भी डेफिनेशन को भी समझेंगे। जो प्रीवियस ईयर है इसको यहाँ पर डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 3 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन है इसे भी समझ लेते हैं, प्रीवियस ईयर का मतलब होता क्या है, ठीक है। प्रीवियस ईयर का एग्जांपल देते हैं आपको। अभी हम लोग का कौन सा ईयर चल रहा है, अभी हम लोग का चल रहा है 22-23। अगर फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बात करें तो हमारा चल रहा है क्या, 22 और 23, ठीक है। 22 और 23 चल रहा है, यानी अगर 1 अप्रैल 2022 से या 31 मार्च 2023 तक, यानी 22-23 चल रहा है हमारा। इसके पीछे क्या होगा, इसके पीछे होगा 21-22, यानी 1 अप्रैल 2021 से लेकर यहाँ पर 31 मार्च 2022 तक यहाँ पर 21-22 था, ठीक है। तो जो 21-22 था वो क्या था, हमारा प्रीवियस ईयर, क्या था, प्रीवियस ईयर। और जो हमारा अभी हम इस साल में चल रहे हैं, जो हमारा 22-23 है, वो क्या है, असेसमेंट ईयर। यानी हम जिस साल में भी हैं, अभी हम जिस साल में हैं उसके पिछले वाले साल को हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं, और जिस साल में हम खड़े हैं उस साल को असेसमेंट ईयर बोलते हैं। अब हम टेक्निकली समझते हैं इसे प्रीवियस ईयर होता क्या है। प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिसमें पर्सन इनकम कमाता है। क्या करता है, बोलिएगा एक बार, घर में बैठे बैठे बोलना है आपको, ठीक है, मन में बोलना है फिर जोर से बोलना है। अगर कोई आपको पागल समझे समझने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बोलिए, ठीक है। आपको कोई पागल समझे समझने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बोलिए, ठीक है। अगर यहाँ पर प्रीवियस ईयर की बात करें तो प्रीवियस ईयर उस ईयर को बोलते हैं, प्रीवियस ईयर उस ईयर को बोलते हैं जिसमें एसएससी का मतलब होता है पर्सन इनकम को कमाता है, यानी टैक्स देने वाला पर्सन जो होता है वो इनकम कमाता है। प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिसमें पर्सन पैसा कमाता है, उसे हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं, ठीक है। और असेसमेंट ईयर उस ईयर को बोलते हैं जिसमें पर्सन टैक्स को भरता है। क्या करता है, टैक्स को भरता है। जिस साल में पर्सन टैक्स को भरता है, यानी टैक्स का रिटर्न भरता है, टैक्स को पे करता है सरकार को, उस साल को हम असेसमेंट ईयर बोलते हैं। और जिस साल में पैसा कमाता है उस साल में क्या करते, उस साल को क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर बोलते हैं। एग्जाम्पल से बताते हैं आपको। मान लीजिए हम 22-23 में खड़े हैं, अभी हम लोग का 22-23 चल रहा है, ठीक है। 22-23 चल रहा है तो हमारा क्या हो गया, असेसमेंट ईयर हो गया। यानी जो भी हम 21-22 में पैसे कमाए हैं उसका हम जो रिटर्न फाइल करेंगे वो 22-23 में फाइल करेंगे, यानी इसी समय फाइल करेंगे। अभी रिटर्न का टाइम भी खत्म हो चुका है, ठीक है, 31 जुलाई था, तो कहीं ना कहीं उसका टाइम भी मतलब पार कर चुके हैं हम लोग, एक्सीड कर चुके हैं। तो अभी जो हमारा 22-23 चल रहा है इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो 21-22 में पैसा कमाए हैं उसके लिए रिटर्न फाइल करेंगे, यानी सरकार को टैक्स पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर असेसमेंट ईयर हमारा 22-23 हो गया और प्रीवियस ईयर 21-22 हो गया, ठीक है। तो जो हमारे सिलेबस में है उसमें भी यही पढ़ना है कि हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो 21-22 होगा और जो हमारा यहाँ पर असेसमेंट ईयर है वो क्या होगा, 22-23 होगा, ठीक है।
तो आपको दोनों ही समझ में आ गया होगा। एक बार आइए सब पढ़ के भी समझ लेते हैं। प्रीवियस ईयर मीन्स द फाइनेंशियल ईयर। प्रीवियस ईयर मीन्स द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर मान लीजिए हम 22-23 में खड़े हैं, तो 22-23 के तुरंत पीछे क्या है, 22-23 के तुरंत पीछे क्या है, 21-22 है, तो 21-22 क्या होता है, मेरा प्रीवियस ईयर होता है। उसके बाद लिखा हुआ है द ईयर इन विच द इनकम इज अर्न इज प्रीवियस ईयर। हमने ये भी बात बोला आपको कि जिस साल में पैसे कमाया जाता है उस साल को प्रीवियस ईयर बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सा। फिर बात करते हैं असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर को दिया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 9 के अंदर, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर। ठीक है, असेसमेंट ईयर मीन्स द पीरियड ऑफ 12 मंथ। जो असेसमेंट ईयर है वो 12 महीना का पीरियड होता है। 12 महीना कैसे होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। कितना महीना होता है, 12 महीना। तो जो असेसमेंट ईयर होगा वो हमेशा ही 12 महीना का होगा। असेसमेंट ईयर जो होगा वो हमेशा ही क्या होगा, 12 महीना का होगा। बट जो प्रीवियस ईयर होगा वो जरूरी नहीं है कि हमेशा 12 महीना का होगा। पूछिए क्यों, इसलिए नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं। मान लीजिए आपके बड़े भाई हैं, आपके बड़े भाई घर में है, उनका कहीं जॉब लगता है। ठीक है, उनका कहीं जॉब लगता है। हम लोग का जो कॉमर्स स्टूडेंट है, हम लोग का जो ईयर स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है। 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्या होता है, कंप्लीट होता है। बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, हम आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ पता होगा। ठीक है, कि अगर आप कहीं भी कॉमर्स का पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पर हमेशा हम लोग फाइनेंशियल ईयर देख कर चलते हैं। ठीक है, हम लोग 1 जनवरी टू 31 मार्च नहीं देखते हैं, हम लोग देखते हैं 1 अप्रैल टू 31 मार्च देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए 1 अप्रैल को हमारा साल स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और 31 मार्च को अगले साल हमारा क्या होगा, साल अंत हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे आपके बड़े भाई जो हैं वो 1 अप्रैल को यहाँ पर जॉब स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, उनका जॉब लग रहा है एग्जाम्पल के तौर पे कितने तारीख को, 31 जुलाई को। ठीक है, यानी 1 अगस्त को एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए 1 अगस्त को उनका जॉब लग रहा है। ठीक है, तो 1 अगस्त से यहाँ पर मान लीजिए तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 3 3 6 2 8, 8 महीना आपके भैया जॉब करेंगे साल भर में। 8 महीना आपके भैया जॉब करेंगे साल भर में, क्योंकि वो तो 1 अप्रैल से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं जॉब, उनका जॉब लगा है अगस्त में, अगस्त में जॉब लगा है। ठीक है, तो उनका जो 31 मार्च तक अगर हम काउंट करेंगे तो 8 महीना हो रहा है उस साल में। यानी जो जो भी साल में वो यहाँ पर जॉब स्टार्ट कर रहे हैं उस साल में उनका जो पूरा अर्निंग का मंथ होगा वो 8 महीना होगा। यानी वो 8 महीना एक साल में पूरा पैसा कमाएंगे। ठीक है, तो उनको 8 महीने का ही टैक्स देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उनका जो प्रीवियस ईयर हुआ वो 8 महीने का ही हुआ। ठीक है, तो हम बोले ना यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर उसी ईयर को बोलते हैं जिसमें इनकम कमाया जाता है। तो यहाँ पर 8 महीना वो इनकम कमाए। ठीक है, तो 8 महीना का क्या हुआ, प्रीवियस ईयर हुआ। बट असेसमेंट ईयर हमेशा जो होगा वो 12 महीना का ही होगा, क्योंकि वो तो हमेशा 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को कंप्लीट होता है। ठीक है, तो असेसमेंट ईयर में कोई चेंजिंग नहीं आने वाला है। आपका जो चेंजिंग आएगा वो प्रीवियस ईयर में आएगा। प्रीवियस ईयर लेस देन 12 मंथ हो सकता है, बट यहाँ पर असेसमेंट ईयर ऑलवेज 12 मंथ ही होगा। ठीक है, आप अगर इसे पढ़ते हैं तो जो सेम बात हमने बोला है वही बात इसमें लिखा हुआ है। अच्छे से रीड करना, अच्छे से समझना, क्योंकि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का भी आपको यहाँ पर डेफिनेशन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो आपको ध्यान होना ही चाहिए। अब आइए बात कर लेते हैं थोड़ा सा टोटल इनकम के बारे में कि टोटल इनकम किसे बोलते हैं। ठीक है, टोटल इनकम किसे बोलते हैं। आपके माइंड में 2 क्वेश्चन अराइज होता है टोटल इनकम से रिलेटेड कि टोटल इनकम का मतलब क्या है और टोटल इनकम निकलती कैसे है। आपके दिमाग में जब टोटल इनकम का हम बात बोल रहे हैं तो वहां से 2 चीज आता होगा कि टोटल इनकम का मतलब क्या है, टोटल इनकम होता क्या है और टोटल इनकम निकलती कैसे है। तो टोटल इनकम का मतलब आइए आपको बताते हैं। टोटल इनकम बताने से पहले सबसे पहले थोड़ा सा हम बताते हैं आपको यहाँ पर कि यहाँ पर जो टैक्स होता है वो 2 तरीके का होता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स में क्या आता है, इनकम टैक्स आता है। आपके घर में कोई सैलरी पर्सन है, यानी जो कोई जॉब कर रहा है उसको सैलरी मिल रहा है और उस सैलरी में से टैक्स भरना पड़ रहा है, तो क्या हो गया, वो डायरेक्ट टैक्स हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए आपका दुकान है, आप जीएसटी भरते हैं, आप जीएसटी भरते हैं तो वो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। ठीक है, तो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है और इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं टोटल इनकम का। ठीक है, तो टोटल इनकम आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर नीचे आकर देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है 5 हेड ऑफ इनकम सेक्शन 15 to 59। यहाँ पर 5 हेड्स ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है, आप अगर इनकम टैक्स पढ़ते हैं तो उसमें 5 हेड मिलते हैं। 5 हेड मिलने का मतलब क्या है, आप मान लीजिए एक इंडिविजुअल है। ठीक है, तो आपका इनकम कहाँ कहाँ से हो सकता है, आप सोचिए थोड़ा सा कि आपका जो इनकम है वो कहाँ कहाँ से आ सकता है, इनकम आप कहाँ कहाँ से जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले आप तो कहीं जॉब करेंगे तो सैलरी का पैसा आ जाएगा। ठीक, अगर कहीं जॉब करते हैं तो सैलरी का पैसा आएगा। ये भी हो सकता है कि आप जॉब भी कर रहे हैं और कहीं बिजनेस भी कर रहे हैं, तो बिजनेस का ही पैसा आएगा, आएगा ना, बिजनेस का भी पैसा आएगा कहीं ना कहीं से। ये भी हो सकता है कि आपका बहुत सारा घर है तो आप घर भाड़ा पे दिए हैं, घर भाड़ा पे दिए हैं। ठीक है, तो वहाँ भाड़ा कमाएंगे तो उसका भी पैसा आएगा। ठीक है, ये भी हो सकता है कि आप कहीं लॉटरी लॉटरी खेलते हैं, उसका भी पैसा आ रहा है। कोई इंटरेस्ट कमाते हैं, बैंक में एफडी करा के रखे हैं, उसका इंटरेस्ट भी आता है, तो वो भी एक आपका इनकम ही है, तो वो भी आएगा। ठीक है, चाहे ये भी हो सकता है कि आप ज़मीन खरीदते हैं और ज़मीन बेच देते हैं,
आप 100 रुपये का 1 लाख का जमीन खरीदे 2 लाख में बेच दिए, तो ये भी आपका 1 लाख रुपये का इनकम हो गया, तो ये भी इनकम का सोर्स है। ठीक है, तो ये सब बहुत सारे इनकम है। तो इन सब इनकम को अलग अलग हेड में बांट दिया गया है एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, तो जैसे कि जितने आपको हमने एग्जाम्पल दिया उसी को बता रहे हैं कि कौन सा किस हेड में जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर जैसे कि हमने बताया कि स्लेरी है, तो अगर आपके घर में कोई भी स्लेरी उठा रहा है तो स्लेरी किस हेड में जाएगा, अंडर द हेड स्लेरी जाएगा, वो स्लेरी के हेड में जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका बिजनेस है, आप बिजनेस से कुछ पैसा कमा रहे हैं, तो उससे हम बोलते हैं पीजीबीपी। क्या बोलते हैं? पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, पीजीबीपी बोलते हैं अगर कोई बिजनेस से पैसा कमा रहे हैं तो। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आप अगर यहाँ पर आपके पास बहुत सारे घर हैं, तो घर को क्या किए हैं, भाड़ा पे दे दिए हैं, भाड़ा से पैसा उठा रहे हैं, तो इस पैसे को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, हाउस प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? हाउस प्रॉपर्टी। इसका हेड है हाउस प्रॉपर्टी। 5 हेड में हमने 3 हेड बता दिया। पहला हेड होता है सैलरी, दूसरा होता है पीजीबीपी यानी प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, और तीसरा होता है यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी, और चौथा होता है यहाँ पर कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में जैसे एग्जाम्पल आपको हमने दिया कि जमीन खरीदते हैं, जमीन बेचते हैं, जमीन खरीदे 1 लाख रुपये में, बेच दिए 1.5 लाख रुपये में, 50,000 का फायदा हो गया, तो 50,000 रुपये जो फायदा हुआ उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो वो आता है आपका कैपिटल गेन के अंदर। किसके अंदर? कैपिटल गेन के अंदर आता है। ठीक है, फिर लास्ट बचता है, मान लीजिए इंटरेस्ट आपने कमाया, बैंक में पैसा रखा था और 1 लाख रुपये रखे थे, 1,05,000 साल के बाद हो गया, तो 5% का उस पर इंटरेस्ट मिल गया, 5% पे इंटरेस्ट मिला, तो 5,000 जो एक्स्ट्रा आपको रुपया मिला वहाँ से, उस पर भी आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, तो आ जाएगा आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। क्या आ जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपने लॉटरी कटाया, लॉटरी में आपने 1 लाख रुपया जीत लिया, तो 1 लाख रुपया जो आएगा वो भी आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। तो ये जो पांचों हेड होते हैं, इन पांचों हेड का जो इनकम है आप जोड़ दीजिए पहले। ठीक है, पांचों हेड का इनकम क्या है, जोड़ दीजिए। उसके बाद इसमें ऐड कर दीजिए क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम क्या होता है? ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, अननेसेसरी आपको यहाँ पर कंफ्यूज करना हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में दूर दूर तक भी ये नहीं है। ठीक है, तो क्लबिंग ऑफ इनकम आपको सिर्फ समझ के रखना है। उसके बाद उसमें से लेस कर देते हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। क्या करते हैं? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। उसके बाद आता है ग्रॉस टोटल इनकम, और ग्रॉस टोटल इनकम के बाद लेस कर देते हैं डिडक्शन 80C से 80U तक। 80 का अगर कोई भी डिडक्शन होगा, ग्रॉस टोटल इनकम जो आएगा उसके नीचे अगर 80 अंडर सेक्शन 80 का कोई भी डिडक्शन होगा, आपको आंख बंद करके यहाँ पर लेस कर देना है। उसके बाद आपका आ जाएगा क्या, यहाँ पर टोटल इनकम आ जाएगा। ठीक है, नीचे दिख रहा होगा आपको टोटल इनकम, तो आपका टोटल इनकम उसके बाद आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि टोटल इनकम कैसे निकालते हैं। लेकिन हाँ, आपको क्लबिंग और सेटअप के अंदर ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में दूर दूर तक भी ये नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा। टैक्स का मतलब वो 5% भी है नहीं है, हमको लग रहा है। ठीक है, तो बहुत छोटा सा है। तो कहने कि आपको बेसिक यहाँ पे समझना है, तो क्लबिंग और सेटअप के बारे में आपको अभी नहीं समझना है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है, सिर्फ याद रखना है, इस फॉर्मेट को आपको याद रखना है। अगर इस फॉर्मेट को आप याद रखते हैं तो आप टोटल इनकम निकाल पाएंगे। आपके जो एग्जाम में इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा वो पूरा निकाला हुआ इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, आपको कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है, आपको सिर्फ ऐड करना है और लेस करना है। ठीक है, तो 5 हेड का पहले इनकम ऐड कर देंगे, फिर उसके बाद क्लबिंग ऑफ इनकम ऐड कर देंगे, उसके बाद सेट ऑफ को लेस कर देंगे, फिर ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा, उसके बाद कोई भी डिडक्शन हो सेक्शन 80 का उसे लेस कर देंगे, उसके बाद आपका आ जाएगा टोटल इनकम। ठीक है, तो टोटल इनकम का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पर दिया हुआ है डिस्टिंक्शन बिटवीन द हेड ऑफ इनकम एंड सोर्स ऑफ इनकम। तो आपको तो ये पढ़ के जाना है, क्योंकि आपको 4 पॉइंट यहाँ पर लिखना पड़ेगा एग्जाम में अगर आ जाता है तो हेड्स ऑफ इनकम और सोर्स ऑफ इनकम आपको याद करके जाना है। आप इसे याद कर लीजिएगा। हेड्स ऑफ इनकम आपको हम बता ही चुके हैं कि 5 हेड होते हैं। 5 हेड में पहला हेड क्या होता है? सैलरी होता है, दूसरा होता है पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, और तीसरा होता है यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी, चौथा होता है कैपिटल गेन, और पांचवा होता है अदर सोर्स। और सोर्स ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि आपका जो पैसा है, जो इनकम है, वो कहाँ से आ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लॉटरी का इनकम कर रहे हैं तो कहाँ से? लॉटरी से आ रहा है। उसी में अगर मान लीजिए आपका इंटरेस्ट का इनकम है तो ये कहाँ से आ रहा है? बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट से आ रहा है। तो ये सब आपका सोर्स हो गया। ओरिजिन, जो इनकम का जो ओरिजिन होता है उसे हम सोर्स ऑफ इनकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो इनकम का ओरिजिन होता है उसे हम सोर्स ऑफ इनकम बोलते हैं। सोर्स ऑफ इनकम सिंपल बोले तो क्या है? ओरिजिन है, जहां से इनकम एराइज होता है और एक्रूड होता है। ठीक है, तो जिस भी ओरिजिन से आपका इनकम एराइज हो रहा है या फिर एक्रूड हो रहा है उसे हम सोर्स ऑफ इनकम बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल में बता ही दिए कि लॉटरी, अगर लॉटरी से पैसा कमा रहा है तो लॉटरी का जो इनकम है वो मेरा सोर्स ऑफ इनकम हो गया। ठीक है, और उसका जो हेड हो गया वो अदर सोर्स हो गया। ठीक है, तो इसमें आपको लिए ज़्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पर 4 पॉइंट याद रखना है। 3 पॉइंट भी याद रखते हैं तो चलेगा, बट 4 पॉइंट मैक्सिमम याद कर ही लेना। 5 पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, तो 4 पॉइंट याद रहेगा तो आराम से आप 4 नंबर के क्वेश्चन में लिख पाएंगे, 5 नंबर के क्वेश्चन में लिख पाएंगे। अगर 5 पॉइंट याद होता है तो बहुत ही अच्छा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर हेड्स ऑफ इनकम और सोर्स ऑफ इनकम में आपको कुछ भी ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ इसका डिफरेंस पढ़ लेना है एक बार। ठीक है, तो दोस्तों आज का क्लास हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आगे हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ यहाँ पर आएंगे, और आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।
वीडियो में अंत तक बने नहीं रहिएगा, वीडियो में आप अंत तक बने हैं इसलिए आप यहाँ तक अभी तक हैं, और आप हम भी उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा ही कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक कमेंट करके बता दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ आपके संग आएंगे, ठीक है। और फिर इसी तरह हम अपना इनकम टैक्स का जो सीरीज है वो कंप्लीट करेंगे। बट हाँ यार, एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है।